उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा किनारे बसता है एक ऐसा क्षेत्र जहां सिर्फ गांव नहीं बसते, कहानियां बसती हैं। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की खुशबू है और लोगों के दिलों में मित्रता की गर्माहट। आज हम आपको लेके चल रहे हैं सिक्खड़ ब्लॉक, एक ऐसा सांस्कृतिक संसार जो 7 गांव के परंपराओं और रिश्तों से मिलकर बना। पहले तो आप अपना नाम बताइए और हमें सिक्खड़ गांव की प्राचीनता के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम श्रीधर पांडे है। सिक्खड़ एक पहले नगर था, यहाँ पे रजवाड़े थे और इस पूरे इलाके में लगभग 30-35 माइल के बीच में 2-3 बाजार थे पुराने, उसमें सिक्खड़ था। सिक्खड़ नगर था। सिक्खड़ में साप्ताहिक बाजार लगते थे और गंगा पार के कम से कम 20 गांव के लोग सिक्खड़ में खरीदारी क्रय विक्रय करने आते थे। तो सिक्खड़ की शुरुआत बहुत ही एक प्रेस्टिजियस पृष्ठभूमि से शुरू हुई और हम लोगों की जानकारी जहाँ तक है कि यहाँ राजा नवल किशोर की रियासत थी। उनका किला भी है जो आज कन्या इंटर कॉलेज के रूप में एक ऊंचे टीले पर स्थापित है और उनके पूरे यहाँ पे रजवाड़े थे और उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत की जो यहाँ सिक्खड़ का प्राचीन रामलीला है, जिसका जो है रामलीला रामनगर के तर्ज पर यहाँ पे कार्यक्रम होता है। उसके बाद यहाँ पे शुरुआत हुई कजरी की। लगभग 140 साल पहले कजरी की शुरुआत हुई और यहाँ स्वर्गीय बप्पा साहर के नेतृत्व में शुरुआत हुई और आज तक निरंतर वो चल रहा है। ये तो हुआ एक उसकी सांस्कृतिक विरासत। और इसके बाद ये गंगा जी का किनारा है। यहाँ पे मूलतः सिक्खड़ को आप आध्यात्मिक केंद्र भी मान सकते हैं। आध्यात्मिक चेतना का निरंतर प्रवाह होता है सिक्खड़ में। अब तो थोड़ा सा आधुनिकता के दौर मोबाइल युग में सत्संग का जो है और माध्यम हो गए। नहीं, पहले हम लोग बचपन में, हम लोगों से पहले भी यहाँ पे साधु संत आके चौमासा करते थे। इंटर कॉलेज, वो लड़कों के इंटर कॉलेज के पास एक मंदिर है वामन भगवान का, वहीं पे बहुत अच्छे अच्छे संत, उच्च कोटि के संत आते थे और साल भर यहाँ निवास करते थे और क्षेत्र के लोगों को जो है सत्संग का लाभ मिलता था। पहले तो आप हमें अपना नाम बताइए और मतलब समय के साथ बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं, पर आप जब से देख रही हैं सिक्खड़ को तब से अभी तक क्या क्या बदलाव आए हैं यहाँ पे? अच्छा, मेरा नाम रंजना है और सिक्खड़ मेरा ससुराल है। मैं यहाँ जब से 30 साल हो गया मेरी शादी को और जब से हम यहाँ आए हैं तब से सिक्खड़ में बहुत बदलाव आया है। पहले यहाँ पे महिलाएं बाहर बहुत कम निकलती तो फिर भी थी, लेकिन कम निकलती थी। अभी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को और अपने परिवार में कुछ निर्णय लेने के लिए और इन सब चीज़ों में अब उनकी भी प्रधानता हो गई है और अपने जो है ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए वो बाहर निकलती हैं। और गांव इतना ऐसा हो गया है कि अब हमें अपने ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए बहुत कम ही बाहर जाना पड़ता है। सिक्खड़ इतना विकसित हो गया है 30 सालों में। और फिर पहले यहाँ पे कोएड नहीं था, अभी 12 तक लड़कियाँ और लड़के एक साथ कोएड में पढ़ते हैं और पहले के अपेक्षा आज लड़कियाँ अधिक मात्रा में स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं। पास में मंगरहा है, वहाँ पे डिग्री कॉलेज खुला हुआ है। तो अब ये कहा जा सकता है कि हमारे आने के जैसे हम जब से देख रहे हैं काफ़ी विकास कर चुका है सिक्खड़। पहले तो आप अपना नाम बताइए और हमें बताइए कि इस गांव में पहले कौन सी ऐसी शिक्षा कला की परंपरा थी जो आज भी दिखाई देती है? ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार सिंह है। मेरी पढ़ाई BHU से हुई है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जहाँ तक शिक्षा और कला की बात है इस गांव में, जो पुरानी हम बात करें तो पहले यहाँ पे साड़ी के लिए, डिजाइनिंग के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए और इसके साथ में कुम्हार लोग हो गए, बढ़ई हो गए, ये लोग का एक अच्छा नंबर था जो कि अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। उनको चूँकि रीस्किलिंग उनका नहीं किया जा रहा है, स्पेशली टेक्नोलॉजी से उनको उतना ऐड नहीं किया जा रहा है। शिक्षा की बात करें तो सिक्खड़ पहले से ही बहुत ज़्यादा अवेयर रहा है।
सीखड़ ब्लॉक में भी आप लेंगे तो ये सीखड़ गांव हो गया, रामगढ़ हो गया, पहले से ज़्यादा अवेयर रहा है। अभी लोग और ज़्यादा अवेयर हुए हैं। पहले फिनेंशियल जो इशू था, अब भी फिनेंशियल इशू है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आया है। जैसे कि एग्जांपल में जो लेबर क्लास है वो भी 200 रुपया दे के प्राइवेट में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है कि उसके दिमाग में है कि अच्छी शिक्षा मिल सके। ऑल्दो यहाँ पे सरकारी ही परंपरा रही है पहले से, यानी कि सरकारी स्कूल जैसे विद्यापीठ हो गया, प्राइमरी स्कूल सामने है और भी प्राइमरी स्कूल हैं, तो यहाँ के भी रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, जिसमें कि आपको कई लोग बड़े बड़े पोस्ट में मिलेंगे, जैसे डॉक्टर हो गया, कोई सिविल सर्वेंट हो गया, या कोई बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया, एक्सेट्रा। इसके साथ में थोड़ा इस तरीके का कि जो एक कल्चरल चीज़ के लिए भी ये गांव बहुत पहले से जाना जाता है। जैसे 50-60 साल या 70 साल की हिस्ट्री हम लोग को लोग ऐसे बताते हैं कि पहले किसी तरीके का एक्टिविटी जैसे ड्रामा हो गया, वो लोगों को एक स्किल करने का एक बड़ा अच्छा माध्यम था। शहर वगैरह में कॉन्वेंट का कल्चर होता है, बच्चों को सिखाया जाता है कॉन्फिडेंस वगैरह, लेकिन यहाँ पे वो एक बड़ा माध्यम था कि बच्चों का कॉन्फिडेंस को डेवलप करना और फिर उनका अच्छे से ट्रेनिंग कराना, ये सारी चीज़ें। गांव की जो प्राचीनता है, हमारा गांव लगभग 1000 वर्ष पुराना से है। और यहाँ पे ये जो सीखड़ क्षेत्र है, 7-8 गांव मिलाकर एक सीखड़ क्षेत्र बना है। अब आप समझ लीजिए कि आगे गंगा जी है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। करपात्री जी महाराज जब आज के 200 साल वर्ष पहले प्रयाग से काशी, ये दिव्य स्थान है, तीर्थ स्थान है, यहाँ सारे लोग घूमते थे। तो करपात्री जी महाराज अपने किताब में लिखे हैं कि प्रयाग और काशी के बीच में श्रीखंड का नाम का एक अद्भुत गांव है, जो कि आपस में सभी बिरादर यहाँ सद्भावना से रहते हैं, बहुत अच्छा खेती होता है। तो श्रीखंड बिगड़ते बिगड़ते ये सीखड़ हो गया है। पहले आप अपना नाम बताइए और अपने गांव का नाम बताइए। हमारा नाम स्वर्ण कुमार पांडे, उर्फ वाघा, और गांव सीखड़, जिला मिर्जापुर, तहसील। कहते हैं कि 7 गांव का जो चौपाल बैठता है वो आप ही के यहाँ पे बैठता है, और सारा भूगोल जो होता है 7 गांव का वो यही होता है। तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, बोल रहे हैं। हमारे गांव से गुरैया से लेके भोपालपुर तक लोग बैठते हैं। यहाँ पर हर किस्म का बात होता है राजनीति का, है, और सब लोग यहाँ पसंद होकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे लोग बैठते हैं, जितने भी हमारे गांव के हैं, भोपालपुर सातोपुरे के, बैठते हैं यहाँ पर। तो बैठ कर अपने में सब लोग बात करते हैं राजनीति का, है, यही सब बात होता है हमारे पास। आपके दुकान के पास काफी भीड़ रहती है, जैसे कि अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं। आप बताएंगे कि आप यहाँ पे मतलब कितने दिन आते हैं, कब कब यहाँ पे आते हैं? यह संडे है, हम लोग एम्प्लॉई हैं, बाहर रहते हैं। संडे को ऐसे तो डेली होता है आना। और आपका एक बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है, खास करके पान वगैरह के लिए। इनका दुकान 50 साल से एक कंटिन्यू यहाँ पर चल रहा है। जो हम लोग का ये सीखड़ गांव है, क्योंकि छोटा सा गांव है, 7 ही गाँव है इसमें, और बहुत ही समृद्ध है। आप किसी भी क्षेत्र में लीजिए, चाहे वो शिक्षा का हो, खेल कूद हो, जो है कुछ भी हो, कला हो, साहित्य हो, बिल्कुल समृद्धशाली। यहाँ तक कि संगीत आप कहीं नहीं पाएंगे कि इसके साथ संगीत मिले, वो भी यहाँ पर आपको और मिलेगा। इनके पान की विशेषता तो बहुत ही टेस्टी और अच्छा पान होता है, और हाइजीनिक, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखते हैं।
यही है मैडम, आगे जो भी कुछ आप पूछे। आपका नाम क्या है, कौन से गांव के हैं और सिक्खड़ बाजार आप हमेशा क्यों आते हैं? मैडम हमारा घर तो भुवालपुर है और सीखड़ हम लोग आते हैं। जैसे पांडे जी हैं, हम लोगों के 4 भाई हैं, तो यहाँ आते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो सबका हाल चाल कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब भी मालूम हो जाता है। लोगों से एक मेल मिलाप हो जाता है और कोई उद्देश्य तो नहीं है हम लोगों का। क्या आप यहाँ पे हर रोज आते हैं? नहीं, जैसे कि नहीं है तो क्या आएंगे, वैसे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के सिरमौर सीखड़ ब्लॉक के सीखड़ गांव के सीखड़ बाजार में आज हम स्थित हैं और बाघा पान भंडार यहाँ परिचय का मोहताज नहीं है। बाघा पान भंडार पे हर दिन हर समय आप सैकड़ों पान खाने वाले, भांग छानने वाले मस्ताने लोग मिलते रहते हैं। ये सिर्फ दुकान नहीं है, ये 7 गांव के इतिहास, भूगोल और समसामयिकी का एक बहुत बड़ा बैठक केंद्र है। आइए देखते हैं आज यहाँ पे जो लोग हैं एक एक शब्द में जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है सीखड़ गांव इनके लिए और क्यों बाघा पान भंडार प्रसिद्ध है। तो हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार सिंह। आप सीखड़ बाजार प्रतिदिन आते हैं? जी, शाम को प्रतिदिन आते हैं। कितना महत्वपूर्ण है सीखड़ गांव आपके लिए? बहुत महत्वपूर्ण गांव है। यहाँ कजरी सम्राट थे, क्या नाम रहा, बफत साहब, हाँ, उनके नाम से बहुत प्रसिद्ध है। आप क्या समझते हैं सीखड़ गांव के विषय? सीखड़ गांव हमारे लिए अनुत्तम है। अनुत्तम है सीखड़ गांव? अनुत्तम है और हमारे लिए सब भाई बराबर है। सीखड़ गांव अनुत्तम हमारे लिए। सीखड़ गांव आपके लिए सौहार्दपूर्ण है। हाँ। और आपने बताया कि आप जब रहते हैं तो जरूर यहाँ आते हैं। क्या ऐसा है इस दुकान पे जो आपको बांध के रखा है, आप आए बिना रह नहीं पाते हैं? अरे हम लोग पान के शौकीन हो गए हैं पांडे जी के, और पांडे जी का जो पान है हम लोगों को खींच लाता है। सुनते हैं यहाँ भांग बूटी भी। अब भांग बूटी तो हम नहीं लेते हैं, हो सकता है मिलता हो, अब इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो हमारे बीच में फुटबॉल के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि एक खिलाड़ी को पान खाने की क्या ऐसी आवश्यकता आ गई, क्या है इस दुकान में? सर चूंकि देखिए तांबुल खाने का समय होता है, तांबुल शास्त्र में भी लिखा गया है कि हर समय लाभदायक है, लेकिन इसमें जो हम लोग जर्दा तंबाकू का प्रयोग करते हैं ये नहीं करना चाहिए सर। और एक चीज अभी आपने सर को पूछा कि सुनते हैं भांग, तो सर मैं आपको करेक्ट करूंगा, वो सही शब्द नहीं है, सही शब्द है विजया। लेकिन आपने चूंकि भांग का लिया तो मैं सुना दूं, भांग छान ले सावरे, कर ले अखिया लाल, भजन करे गोपाल को तो झक मारेगा काल। बोलिए प्रभु हर हर महादेव। पहले तो आप अपना नाम बताइए और बताइए आपकी चाय की दुकान कहाँ पे है? मेरा नाम रूपेश कुमार पांडे है। ये सीखड़ बाजार में चाय की दुकान है। बालाजी पान भंडार के नाम से मेरा प्रसिद्ध है। हम शादी विवाह वगैरह में पान की टाइल्स लगाते हैं अच्छी ढंग से। आपके चाय की बड़ी चर्चा है इस गांव में, तो मतलब चाय की चर्चा के साथ यहाँ जो राजनीतिक चर्चा होती है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? चाय तो अच्छी है हमारे पूरे सीखड़ गांव में। हमारे यहाँ चाय पीने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी अच्छे हैं, इसलिए चाय अच्छी है। मतलब यहाँ पे जो सारे गांव के लोग हैं वो इकट्ठा होकर चाय पे चर्चा करते हैं, तो उसके बारे में कुछ? चाय की चर्चा यही है कि गांव के समाज के विकास की बातें होती हैं। यहाँ के जो प्रधान वगैरह हैं अच्छे हैं, और हमारे चाचा जी सौरभ चाचा जी का भी बड़ी यहाँ पर हुआ है भूमिका है। ये रामलीला के अध्यक्ष भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपका नाम क्या है? सुना है कि मतलब घर का खाना छोड़ के चाय की दुकान पे आप बैठे रहते, क्या बात है? मतलब ऐसा कि चाय यहाँ की ज्यादा पसंद आ गई है? नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह है, और क्योंकि मार्केट है, हम लोग आदी हो गए हैं मार्केट बाजार के, तो अब समय देर भी हो जाता है, पहले भी चले जाते हैं और यहाँ आते हैं जो है पंडित जी की दुकान पर चाय आदी हो गए हैं एक तरह से। तो आप यहाँ पे रोज आते हैं? रोज आते हैं, रोज प्रतिदिन नियम से। अगर न आवे तो फिर भोजन भी नहीं अच्छा लगेगा। मैं शुक्रुल्लाह अली अंसारी मुजफ्फर शहर का परपौत्र हूँ। मुजफ्फर शहर मिर्जापुरी शायरी कजली के जनक थे और गायक और शायर भी थे। ख्याल करो तुम मन में नाहक पड़े, मैं आके फन में छन में चल जाइए जिंदगिया कुछ कमाल है बलमु बेटी बेटा भाई बंद ये कोई काम नहीं आवेंगे, बल्कन तुमरा माल लूट कर सभी कुटुंब बिल खाएंगे। धन का साथी सब होता है, कर्जा नगीज न जाएंगे, 4 गजे का कफन लाए के मुश्किल से तुम्हें पहिरावेंगे।
ये लोगन से पेस्तर माया छोड़ा ला बलमु तू छन में चल जाइबे जिंदगी कुछ कमा ले। नमस्कार। आज शिखड़ की साहित्यिक गाथा के संदर्भ में जानने हेतु हम चल के आए हैं श्रीमान उमेश चंद्र पांडे जी के बीच। उमेश चंद्र पांडे जी जिनका एक अपना सोच है साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेके हमेशा से सक्रिय रहे हैं। और इस समय अगर 7 गांव शिखड़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा शिखड़ के इतिहास को अगर कोई व्याख्यात कर सकता है तो उमेश चंद्र जी कर सकते हैं। तो आपसे सर एक सवाल ये है कि शिखड़ की साहित्यिक गाथा को अगर आपको व्याख्या करना हो तो क्या है शिखड़ का साहित्यिक गाथा? ये शिखड़ जो परिक्षेत्र है ये कुल 7 गांव हैं और हर गांव में एक से एक विभूतियाँ हुई हैं जो साहित्य प्रेमी रहे हैं, साहित्य का बोध रहा उन्हें, साहित्यिक गतिविधियों में वो हमेशा जो है इन्वॉल्व भाग लिए हैं। सुनते हैं शिखड़ ब्लॉक नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में शिखड़ के जन्मे बफ़त शायर का बड़ा नाम था शायरी के संदर्भ में, क्या कहना चाहेंगे आप? बफ़त शायर उत्कृष्ट शायर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर जैसी स्थिति थी, मसी कागज छुयो नहीं कलम कही नहीं हाथ। इसके बाद भी उन्होंने महाभारत, गीता, मानस और तमाम जो हमारे हिंदी के धार्मिक ग्रंथ थे उनकी पकड़ उन ग्रंथों में पता नहीं कहाँ से हुई कि वो हर ग्रंथों पर कम से कम 10, 20, 25, 50 शायरी लिखे हैं। तो लोगों को आश्चर्य होता है कि बफ़त शायर को ये ज्ञान कहाँ से मिला और कहाँ से इतना नॉलेज हुआ। एक से एक शायरी उन्होंने धार्मिक शायरी लिखा है, एक से एक जो है उन्होंने रसिक शायरी लिखा है, एक से एक उन्होंने निर्गुण लिखा। उनको निर्गुण सम्राट के रूप में देखा जाता है। और हम लोग यहाँ तक देखते हैं कि कबीर के बाद अगर किसी को हम अगर पाते हैं निर्गुण में या रचनाओं में तो बफ़त शायर जो है उसमें दिखाई देते हैं। उन्हें अगर सेकंड कबीर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कितना सरल था बफ़त की कजली को गाना, कहना, रटना और सुनाना? बफ़त की कजली का एक उन्होंने वो कजली के जनक थे। उन्होंने मिर्ज़ापुरी कजली को देने का श्रेय उन्हीं को है। तो उनकी कजली गायकी में बहुत तरह के जो है स्वर थे और बहुत तरह से राग थे और बहुत विधा थी। तो उस समय उनके शिष्यों की बहुत लंबी टीम थी और ये तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनके शिष्य जो है जितने हुए सब साहित्य बोध वाले थे और जिनकी साहित्य में बहुत पकड़ थी और वो बफ़त शायर को अपना गुरु माने थे। जबकि उनके पास वेद, पुराण, गीता हर ग्रंथों का जबरदस्त अध्ययन था। फिर भी इतने अध्ययन के बाद भी वो लोग बफ़त शायर को अपना पूज्य मानते थे और बफ़त शायर को अपना गुरु मानते थे। अनुमानित कुल कितनी विधाएं कजली की, निर्गुण की और अन्य चीजों पे कितनी की कजली लिखे होंगे वो? बफ़त शायर ने जो है साउनी लिखा, उन्होंने जो है 12 मासा लिखा, उन्होंने बिरह गीत लिखे, कजली में उन्होंने जो है निर्गुण लिखा, उन्होंने श्रृंगार लिखा, उन्होंने जो है कजली विधा में जो है आपका साहित्यिक कजली, धार्मिक कजली। तो कजली विधा में तो कम से कम 20 तरह की विधाएं हैं जिसमें बफ़त शायर ने रचना की है। और उनके जो शिष्य थे वो जो है बॉम्बे से लेकर कलकत्ता, बड़े बड़े मेट्रो शहर में और अच्छे अच्छे जगहों पर उनकी शायरी होती थी। और बफ़त शायर की इस तरह से भारतवर्ष में बफ़त शायर को जितने शायर थे उस समय के भारतवर्ष में सब लोग बफ़त शायर को जानते थे। जबकि बफ़त शायर बहुत सामान्य थे, एक गांव में रहते थे, सिंपल लिविंग था उनका, बहुत सामान्य व्यक्तित्व के थे। लेकिन दिमागी तौर पर जो है उनके ज्ञान का कोई अंत नहीं था, कोई नाप नहीं था कि कितनी गहराई है उनके अंदर।
अच्छा, उनकी निर्गुण की बात आपने की। निर्गुण के 1-2 लाइन की कहन सिर्फ आप हमारे दर्शकों को और आने वाली पीढ़ियों के लिए कहें कि उनकी निर्गुण की ये 1-2-4 लाइन है। देखिए, जैसे उन्होंने कहा है कि स्तन पर क्या करता नखरा तिल्ला बारे बलमू और निकल जाएगा करत करत में कुल्ला बारे बलमू। इस तरह का उन्होंने लिखा है निर्गुण में। 84 घाट नहीं सुझे बाट, लब चाट चाट सर पटक रही है। और गुण आगर बड़ी गुण की उजागर भवसागर में भटक रही है। देखिए, ये एक एकदम अनपढ़ व्यक्ति की रचना है और जिसको जो है अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जब सुनते हैं तो एक बार स्तब्ध हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा माना जाता था कि बफ़्फ़त की कजली का जो प्रभाव रहा है उसका 100 साल का इतिहास रहा है। उनके जन्म से मतलब उनके कजली कहने के लिखने के समय से लेके आज तक लगभग 100 साल होने वाले हैं या बीत रहा होगा। ऐसी स्थिति में किस तरीके से कजली का प्रभाव यहाँ के जनमानस में या मिर्ज़ापुर के आसपास के जिलों में रहा? बप्पा सार ने स्वाधीनता संग्राम पर बहुत सारी कजली लिखी। उनकी कजली जो है हर जगह, हर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, हर स्टेट में उनके शिष्य थे और वो उनकी कजलियाँ गाते थे और लोग बहुत पसंद भी करते थे। तो उनका दायरा बड़ा विस्तृत था। शायरी के क्षेत्र में उनका दायरा बहुत विस्तृत था। कोई विधा उन्होंने जो है नहीं छोड़ी है जिस विधा में उन्होंने जो है अपनी शायरी न लिखी हो। सवाल मेरा अभी भी वही है कि कितना प्रभाव था बफ़्फ़त की कजली का यहाँ के जनमानस में, जनमानस कितनी में, दिलचस्पी थी लोगों हाँ, की? जनमानस में इतना ज़्यादा वो पसंद किए गए, उनकी शायरी इतनी ज़्यादा पसंद की गई कि दूर दराज से जो है अच्छे अच्छे शायर जो उस समय के थे वो बप्पा सार से मिलने के लिए आते थे, उनकी रचनाओं को ले जाते थे, वो भी गाते थे। तो उनकी रचनाओं का प्रभाव जो है बहुत ज़बरदस्त था और बड़ा हृदय को वो स्पर्श करने वाली रचनाएं लिखते थे। उनकी तुकबंदी, रचनाओं का सार, रचनाओं का तत्व और रचनाओं में जो विधा थी, ये बहुत पसंद किया लोगों ने। इसीलिए लोग आ करके सीखण में आते थे, उनके परिवार में से मिलते थे, 10, 20, 25, 50 रचनाएं यहाँ से ले जाते थे और रचनाएं इतनी उनकी जो है रोचक थी, इतनी जिज्ञासा पैदा करती थी कि उसको लेकर के जो है जो शायर उनकी रचनाओं को गाते थे वो शायर उस समय फेमस हो गए थे और वो नाम कमाए थे। अच्छा, सुनते हैं कि बफ़्फ़त शायर के स्मृति में सीखड़ में कोई एक दिवस है जिसपे कजली महोत्सव रखा जाता है और कल बाजार में लोगों ने बताया, लोगों से, जनता से बात करते समय कि आपकी अध्यक्षता में या आपके नेतृत्व में वो कार्यक्रम बहुत दिनों तक चला। तो कौन सा दिवस है और उस दिन कार्यक्रम होने का क्या महत्व है और कितनी भारी तादाद में लोग आते हैं? देखिए, भादो महीने का द्वादशी का दिन है। तो ये सीखण की जो शायरी थी ये विगत ये मान कर चलिए कि लगभग ये 100 वर्षों से ये बावन द्वादशी का मेला कहा जाता है और बावन द्वादशी पर पूरे प्रदेश के एक से एक मशहूर शायर आते थे यहाँ पर और आकर के शायरी करते थे। शायरी का की प्रतिस्पर्धा होती थी और अपना अपना झंडा लेकर लोग आते थे। हर शायर को अपनी कला का, अपनी शायरी का गाने का मौका दिया जाता था। ये बहुत पॉपुलर बावन द्वादशी था। द्वादशी को ये कार्यक्रम रात्रि में होता है, पूरी रात, और फिर 13 को दिन में ये कार्यक्रम होता था। विगत 2 वर्षों से ये कार्यक्रम इसलिए नहीं हो पाया कि इतना ज़बरदस्त बाढ़ का प्रकोप था कि जहाँ कजली होती थी गंगा जी का जल स्तर वहाँ तक पहुँच गया, इसलिए इसमें कोई बहुत कार्यक्रम को विस्तृत रूप नहीं दिया जा सका। अगर आपसे सीखड़ की कुछ ऐसी शख्सियत का नाम पूछा जाए जिनके होने मात्र से अकेले उनके परिवार का नहीं बल्कि इन 7 गांव का नाम रोशन हुआ हो, तो उनके विषय में थोड़ा बताएं।
तो लालपुर के बफ़त शायर थे, जिनके विषय में जितना भी कहा जाए वो बहुत न्यून है, बहुत छोटा है। उनके विषय में अगर लिखा जाए तो एक पुस्तक लिखी जाएगी। उनके जो क्वालिटी थी, उनकी रचनाएं थी, उनका जो व्यक्तित्व था, उनके शिष्यों की जो परंपरा थी, ऑल ओवर इंडिया में उनके शिष्य थे। कोई ऐसा अपने यहाँ कोई सिटी नहीं थी, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, जहाँ बफ़त शायर को जानने वाले नहीं थे। और उनकी शायरी में इतना दम था। और उसी गांव में पंडित कल्याणनाथ जी थे। पंडित कल्याणनाथ जी बहुत बड़े कर्मकांडी थे। उस समय वो भागवत गीता, रामायण और महाभारत वगैरह का पायन करते थे। और यहाँ तक कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी उनको बीएचयू में कर्मकांड संपादित करने के लिए कई बार लिवा गए, कई बार बुलाए उनको। तो वो उच्च कोटि के कर्मकांडी थे। सीखड़ से हम इसके बाद आते हैं सीखड़ में। तो सीखड़ में डॉक्टर गजानन जी थे, गजानन पांडे जी, जो कि 1921 में जो है वो लंदन गए पढ़ने के लिए। MRCBS मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ वेटनरी सर्जन की डिग्री, भारतवर्ष के वो पहले व्यक्ति थे जो लंदन से MRCBS की डिग्री प्राप्त किए। बाद में उत्तर प्रदेश एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर भी थे, कमिश्नर भी थे। उन्होंने वेटनरी कॉलेज मथुरा के फाउंडर प्रिंसिपल भी थे। और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली आइजट नगर के भी वो फाउंडर डायरेक्टर थे। तो उच्च कोटि के वो वैज्ञानिक, वर्ल्ड क्लास के जो है वेटनरी के वैज्ञानिक थे। और सीखड़ में पंडित विजयानंद मिश्रा, उस समय, जबकि आज सोनभद्र हो गया है, मिर्ज़ापुर हो गया है, अब इस कम से कम सोनभद्र मिर्ज़ापुर को मिलाकर 5-6 विधायक केवल मिर्ज़ापुर था। उस समय वो मनोनीत किए गए थे। पंडित विजयानंद मिश्रा, उनके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण था और व्यक्तित्व में इतनी विशेषता थी कि वो जो है मनोनीत करके जो है विधायक बनाए गए थे। पंडित विजयानंद जी बड़े ही सरल और बड़े ही सौम्य थे और लोगों के दुखों से, लोगों के कार्यों से वो हमेशा अपने को जोड़ते रहते थे। वहाँ से चलते हैं, इसके बाद आते हैं हम सीखड़ में रामदास शुक्ला। रामदास शुक्ला जो है रामचरितमानस विधा के वो नारदवाणी के जनक थे। उनकी नारदवाणी कई जगह जो है, मतलब रामनगर वगैरह जैसे रामलीला वगैरह में या सीखड़ वगैरह में आज भी गाई जाती है। वो रामायणी परिवार था और उनके यहाँ एक से एक विद्वान रामायणी आते थे। उनके यहाँ रामायण का कार्यक्रम होता था और बड़ा ही उच्च कोटि का उनका स्वर था। और उस समय जो है वो उनका एक अलग व्यक्तित्व था। फिर उधर से हम निकलते हैं तो आते हैं तो सीखड़ में एक कवि हुए भयंकर लाल जी। भयंकर लाल जी भी रचनाओं, उनकी किताबें आई हैं, उन्होंने कविताएं लिखी हैं और ओजस्वी, उनकी कविताओं में ओज है, वीर रस है और उनकी कविताओं में एक बहुत आकर्षण है जो कि लोगों को बहुत पसंद भी है। तो ये हो जाते हैं। और इसके बाद समाज सेवा में गरीबों के साथ जुड़ करके उनको पढ़ाई के लिए सहयोग करना, उनको खाने पीने की व्यवस्था करना, उनको कपड़ा वस्त्र देना। हरिराम पांडे सीखड़ के थे जो कि बहुत त्यागी थे और वो हमेशा जो है गरीबों को या जो नीडी, जो जिसको आवश्यकता थी, अगर जेन्युइन आवश्यकता है तो अपनी क्षमता से बढ़ करके वो जो है वो सहयोग किए हैं। और कम से कम 40 साल 35 साल, क्योंकि वो उनके पास रिसोर्सेस थे तो रिसोर्सेस का सही प्रयोग किए। कई गरीब लड़कों का फीस दिए, किसी को वस्त्र दे रहे हैं, किसी को कपड़ा दे रहे हैं, किसी को अन्न दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। तो हरिराम पांडे का व्यक्तित्व तो ऐसा था। इसके बाद हमारे लालपुर में विजय शंकर चतुर्वेदी जी, ये सांस्कृतिक चेतना को बहुत ऊंचाई दिए। इन्होंने जो है उनकी नाट्य शैली, नाट्य मंडली थी, उसके माध्यम से वो हर साल विजयादशमी के मौके पर 4 दिन 5 दिन का ड्रामा मेहनत करके और लोगों को कन्विंस करके और तैयारी करके वो प्रस्तुत करते थे। अपने दरवाजे पर हमेशा उनके गायन बायन रामायण वगैरह होता था। इसके साथ साथ वो सामाजिक व्यक्ति थे। विजय शंकर चतुर्वेदी लोगों के दुख सुख से अच्छी तरह जुड़े थे। उसी सीखड़ में हमारे एक चतुर्वेदी जी, उनके
राधेश्याम चतुर्वेदी जी थे, जिनका सहयोग सीकर इंटर कॉलेज के लिए बहुत ही सम्मानजनक रहा है। जहाँ तक लालपुर गांव की बात है, तो लालपुर में जैसा हमने बताया कि विजय शंकर चतुर्वेदी जो है नाट्य विधा के और तमाम सांस्कृतिक विधाओं के जो है वो कलाकार थे, और काफ़ी उनके संपर्क में बहुत सारे कलाकार थे। उन्होंने अपना नाट्य प्रदर्शन जो है कई राज्यों में जाकर के किया, और वो बड़ी अच्छी टीम लेकर के उसी गांव के पंडित देवकीनंदन पांडे थे, जो कि जिनको एक बहुत ज़बरदस्त सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में याद किया जाएगा। तन मन धन से वो सातों गांव के लिए समर्पित थे। उनके यहाँ जो है जो भी जाता था, जिस भाव से जाता था, जो भी याचक हो, चाहे नीडी हो, चाहे आवश्यकता से जाता था, देवकीनंदन पांडे उसका सहयोग करते थे, और जनता के बीच में ही उनका पूरा जीवन बीता। घर से संपन्न थे, परिवार से संपन्न थे, तो उनकी संपन्नता दिखाई देती थी समाज के अंदर। समाज में वो जो है बहुत खर्चीले थे, और हर तबके के लोगों का संबंध था उनसे। समाज में उनकी बड़ी मर्यादा थी। देखिए, अपने लालपुर में एक व्यक्तित्व हुआ है पंडित राधेश्याम चतुर्वेदी, जिन्होंने सीखर इंटर कॉलेज की गिरती स्थिति को काफ़ी बल दिया, और आज इंटर कॉलेज चमक रहा है उनका। रामलीला में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने रामलीला के लिए एक भवन बनवाया, जिसका किराया रामलीला लेता है। लालपुर में श्रीनाथ चतुर्वेदी एक बहुत बड़े सामाजिक सेवक, समाज सेवी रहे हैं। कई सालों तक 25 साल 30 साल तक इंटर कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज के प्रबंधक रहे। उनके समय में दोनों कॉलेज काफ़ी प्रोग्रेस किए, और चौबे जी समाज के बीच में ही जीते थे, समाज के लिए मरते थे। समाज सेवक, उच्च कोटि के समाज सेवक थे, और कांग्रेस पार्टी के जाने पहचाने लीडर भी थे। कि सीखर में एक बड़े ही उच्च कोटि के वैद्य और बहुत ही अच्छे जड़ी बूटी और वैद्यगिरी के जानकार, गहराई तक जिनको वैद्यगिरी की उनकी सीमा थी, वो पंडित शिवरन मिश्रा। ऐसा कोई वैद्य हुआ नहीं जानकारी में अब तक। और उनकी वैद्यगिरी के बहुत सारे जो है उदाहरण मिलेंगे, जहाँ पर कि उन्होंने मरते को जो है जीवन दान दिया। हाँ, देखिए, बफर शायर के धार्मिक गतिविधि पर हिंदू और मुसलमान दोनों को लेकर के उन्होंने जो है एक रचना की है, जिसकी 4 पंक्तियां मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि हिंदू पत्थर में लपटान, कबर पूजे मुसलमान, जान जान के भुलाए गए सच्ची बतिया, होके माया के अधीन, देखो दोनों दीन, नाम हरि का नलीन, कैसे हुई गतिया। सीखर के 7 गांव को कवर करने के क्रम में सीखर डायरीज के अंतर्गत हम चल के आए हैं यादव बस्ती में, और यहाँ पे विरहा की सभ्यता को बहुत मजबूती मिली है। आइए चलिए जानते हैं अमित यादव जी से कि सीखर की विरहा की सभ्यता किस तरीके से प्रगाढ़ थी, और वो कौन से शख्सियत थे जो विरहा को मजबूती दिए। अमित जी, इनमें कई नाम मेरे जहन में उभरते हैं। एक राम खिलावन यादव जी थे, और गुलाब यादव और बुल्लूर यादव। ये लोग उस समय, जिस समय की कोई संगीतात्मक व्यवस्था नहीं थी, फिर भी बिरहा को एक ऊंचाई दी, पहचान दिया। और इसमें तो बुल्लूर यादव ने मरते मराते समय उन्होंने बताया कि 1955-56 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किए थे बहराइच में, उसमें बिरहा का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुल्लूर यादव को नामित किया गया, और वो वहाँ गए और अच्छा प्रस्तुति दिए। और उन्होंने अपने प्रस्तुति में कई तरह के विषयगत बिरहा का प्रस्तुति दिया, जिसमें एक शरीर विज्ञान के बारे में उन्होंने बिरहा वहाँ गाया था। तो कुछ एक विद्वानों ने कहा कि अगर ये बिरहा जो आपने गाया है सही नहीं रहा तो आप क्या कहेंगे।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जो भी शरीर विज्ञान के जानकार हैं उनको बुलाएं। दूसरे दिन उसी विरहा का पुनः प्रस्तुति दिया और डॉक्टरों ने उस विरहा को गुड किया। बात विरहा की हो रही है अमित जी, तो बुल्लू यादव के परिवार से आप हैं, उनके द्वारा गाए हुए एक दो विरहा की 4 लाइनें अगर आप बता सकें, सुना सके, कह सके तो बहुत अच्छा होगा। पिताजी एक किसानों के बारे में गुनगुनाया करते थे कि खैले बिन मर जावे बड़े बड़े का नानी हो, किसनवा अगर किसानी न करे। अगर हमें अपने समाज और सभ्यता को समझना है तो हमें ऐसे ही गांव की धड़कनों को सुनना होगा। ये थे हमारी सिक्खर डायरीज के 7 गांव की कहानी। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ नवचेतना वॉइस पर और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।